गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 3 पढ़ेंगे। ये है हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक हैं नागार्जुन। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के सतलका गांव में हुआ और निधन 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुआ। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये हिंदी और मैथिली भाषा के अप्रतिम लेखक और कवि थे। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन व मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की थी। अब देखते हैं पाठ। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो लेखक यहाँ पर जो पाठ का शीर्षक दिया उन्होंने वो है हिमालय की बेटियाँ। अब हिमालय, हिम का आलय यानी कि जो पर्वत विशेष है उसकी बेटियाँ, यहाँ पर उन्होंने उन नदियों को कहा है जो वहाँ से बहकर आती हैं। तो लेखक उन्हीं के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी कि जो नदियाँ हैं उन्हें हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। बड़ी गंभीर और शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। जिस तरह नदियाँ धीरे धीरे बहती ही रहती हैं, इससे ऐसा लगा उन्हें कि जैसे एक बहुत ही धीर, गंभीर और शांत, अपने आप में खोई हुई सी कोई महिला है। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत कहते हैं सभ्य परिवार से, उच्च कुल से, इस तरह की कोई महिला हो, ऐसी वो नदियाँ उन्हें लगती थी। और उन नदियों के प्रति लेखक के मन में बहुत ही आदर और श्रद्धा के भाव थे। जिस प्रकार हम अपनी माँ, दादी, मामी या मौसी की गोद की तरह उनकी गोद में खेलते हैं, उसी तरह से ये जो नदियाँ हैं उनमें भी वो डुबकी लगाया करते थे। आगे कहते हैं लेखक कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक कहते हैं कि एक बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी कि जब हिमालय पर जाने का मुझे अवसर मिला, तो जिन लोगों ने नीचे मैदानों में, समतल मैदानों में नदियों को बहते हुए देखा है, वे अगर हिमालय पर उनका रूप देखेंगे तो लेखक ने कल्पना की है कि वे इस तरह लग रही है जैसे कोई छोटी बच्चियां हों वहाँ पर। क्योंकि जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों से गिरती है, पहाड़ों से उतर कर आती है, तो झरने के रूप में आती है, बहती है। तब लेखक को ऐसे लगा कि जैसे ये कोई छोटे बच्चे हों और उछल कूद मचा रही छोटी लड़कियां हैं जो अपने पिता की गोद में खेल रही है। इस तरह से वो बदमाशियाँ या शैतानियाँ कर रही है, जिस प्रकार छोटे बच्चे करते हैं बचपन में। झरने जब पहाड़ से गिरते हैं नीचे, तो ऐसा लगता है जैसे वे, जो कलकल की ध्वनि होती है, ऐसा लगता है कि वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तो उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, यानी उतर के आती हैं वहाँ से पहाड़ों से, उसके बाद में अलग अलग जगहों पे टकराना नदियों का, या छोटे छोटे झरने के रूप में बहना, तो ये सारे जो रूप हैं, कहीं तेज बहाव, कहीं धीमे धीमे से बहता है, पानी बहता हुआ दिखता है। तो इस प्रकार लगता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनकी अलग अलग बाल क्रीड़ाएँ उन्हें देखने को मिलती हैं। और यह जो उनका बचपना है, ये समतल मैदानों में जाकर कहाँ खत्म हो जाता है। इसी प्रकार लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटकता है, या किसी जो फूल बनने से पहले देखता हूँ उस कली को,
तब भी इतना कौतूहल या विस्मय नहीं होता कि जब बच्चे बड़े होते हैं या फिर जब फूल खिलता है तो उस कली को, फूल खिलने से पहले उस कली को देखना, जो कि पता है बाद में फूल बन जाएगा। तब भी लेखक को इतना विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है कि कहाँ तो ये समतल जो मैदान है वहाँ पर बिल्कुल धीर गंभीर सी शांत सी बहती रहती है नदियाँ, और कहाँ इस पहाड़ पर, हिमालय पर उछल कूद मचाते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए उन्होंने उनको देखा था। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो आगे लेखक कहते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये पहाड़ से उतरकर आखिर कहाँ भागी जा रही है, कहाँ बहते हुए क्यों चली जा रही है इतनी, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसकी तरफ ये बढ़ती जा रही है और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये इतनी बेचैन है कि इस तरह से लगातार बहती चली जा रही हैं। अपने विराट पिता की प्रेम पाकर भी, यानी कि जो हिमालय है बहुत विस्तृत है, उस पिता का प्रेम पाकर इतने विस्तृत हिमालय से इतना जो पानी उन्हें मिलता है वो इसी हिमालय से मिला है, जो कि उनका पिता का प्रेम माना जा सकता है इसे। उसे पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, यानी कि इन्हें और भी कुछ चाहिए, तो ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? आखिर ऐसा कौन है जिसकी वजह से ये अपने पिता को छोड़कर भागी जा रही हैं? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर जहाँ ठंडक ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हरियाली नहीं होती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो पहाड़ियाँ हैं बिना हरियाली की और जिन पे बर्फ़ जमी हुई है, तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ की वजह से जो हरियाली है वो जल गई है, इसीलिए उन पर कोई भी आवरण नहीं है। और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, यानी जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं जहाँ पर समतल ज़मीन शुरू होती है तो वहाँ उन्हें घाटियाँ कहा जाता है उस स्थान को। तो जो छोटे छोटे पौधे हैं वहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंडक है उसकी और बर्फ़ भी है, उसकी वजह से हरियाली नहीं है, लेकिन नीचे जो समतल थोड़ी ज़मीन है वहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं, उनसे भरी हुई घाटियाँ हैं। बंधुर आदित्यकाएँ, जो पहाड़ पर कहीं कहीं समतल ज़मीन होती है या फिर ऊबड़ खाबड़ सी जगह जहाँ कुछ कुछ समतल भाग होता है उसे बंधुर आदित्यकाएँ कहते हैं। सरसब्ज कहते हैं हरा भरा। उपत्यकाएँ, पर्वत के पास की नीचे की जो भूमि होती है या जिसे तलहटी या तराई कहते हैं उसे उपत्यकाएँ कहते हैं। तो लेखक बताते हैं कि जो बंधुर आदित्यकाएँ हैं, बंधुर सरसब्ज उपत्यकाएँ हैं, ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि जो इनका घर है, नदियाँ जहाँ से उद्गम होता है नदियों का या जहाँ से बहना शुरू होती है वहाँ से लेकर मैदानों में आने तक उनका बचपन पहाड़ पर बीतता है। तो उनका जो घर है वो जहाँ कहीं कहीं तो ऊबड़ खाबड़ या ऊंचा नीचा सा असमतल स्थान है और कहीं पर बिल्कुल समतल ज़मीन जहाँ पर हरी भरी वादियाँ हैं, हरे भरे पौधे हैं। इस तरह जो इनका लीला निकेतन, यानी कि इनकी जो आखेट करने का या इनके जो खेल कूद करने का जो प्रांगण है, आंगन है, और निकेतन घर को भी कहते हैं। तो इस प्रकार उनका घर इस तरह का है। आगे वे कहते हैं कि खेलते खेलते जब ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। तो जब नीचे समतल भूमि पर पहुंचती है, पहाड़ से नीचे उतरती है नदियाँ, तो वहाँ पर जहाँ बर्फ़
का साम्राज्य कम है, जहाँ ठंडक थोड़ी कम होती है, वहाँ पर जंगल शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ से ढके हुए जंगल होते हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और कैल के पेड़ों के जंगल है। तो वहाँ जाकर थोड़ी इनकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नदियाँ अपनी जो पुरानी बातें हैं, अपने जो बचपन की है या अपने पिता के घर में बिताए हुए जो समय है, उसको याद कर रही है, थोड़ा रुक कर, थोड़ा सुस्ता कर। आगे कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना का मतलब है कि परेशान होना, बहुत ही निराश हो जाना। तो लेखक कहते हैं कि जो हिमालय है वो अब बहुत ही, क्योंकि प्राचीन है, बहुत पुराना है, तो एक तरह से वो वृद्ध पिता है और वो अपनी इन नटखट बेटे जो अपने घर में, यानी कि जहाँ से उनका उद्गम हुआ है, वहाँ तो बहुत ही बदमाशियाँ करती है, नटखटपन दिखाती है अपना, लेकिन वहाँ से बहती हुई जब नीचे उतर जाती है तो जिस तरह एक पिता अपने बच्चों के लिए परेशान होता है, उसी तरह से जो हिमालय है वो भी अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा, ये कौन बता सकता है, कौन जानता है इसको। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी यही चीज़ अगर हम उन पहाड़ियों से जो कि हिमालय के साथ खड़ी हिमालय में है, अगर उन्हें पूछेंगे कि जो हिमालय है वो कितना परेशान होता होगा उन अपने इन बेटियों के लिए, तो वहाँ पर विराट मौन के सिवाय कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ से हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। अगला भाग इस पाठ का पढ़ेंगे अगले वीडियो में।